फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास है क्या चीज़, और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो आपने इसको बहुत सी बार आपने इसको पढ़ा है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी यूनिट एरिया में से पास करें तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई सरफेस एरिया पड़ा है जिसका नॉर्मल वेक्टर आपके पास अगर ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास इसमें से पास कर रही हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, जिसको आपने पढ़ा था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थ्रू अ यूनिट एरिया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड lines through unit area is called electric flux। और ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि आपने इसको बहुत दफ़ा पढ़ा है जी। फ्लक्स आपके पास मैक्सिमम कब होगा, जब आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी तो आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और जब आपके पास कोई किसी किस्म की कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी तो फ्लक्स आपके पास क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगा। तो इसके बारे में आपने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है और हम इसके बारे में हम नहीं चलेंगे। अच्छा, हम चलेंगे भाई थोड़ा सा एनएमडी कैड की तरफ, हम इसको टच करेंगे एनएमडी कैड की तरफ। और वो क्या है जी कि अगर सपोज करो आपके पास कोई भी एक बॉडी है, कोई इर्रेगुलर बॉडी है, और इसमें आपके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं तो फ्लक्स आपके पास क्या होगा जी, नेगेटिव। सर नेगेटिव फ्लक्स कैसे होगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है भाई, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इंटर कर रही हैं तो एरिया आपके पास क्या होगा, इस बॉडी का बाहर की तरफ। तो एंगल आपके पास कितना आ गया, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इनवर्ड डायरेक्शन में है तो एरिया अगर आपके पास बाहर की डायरेक्शन में है तो थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 180 मेरे पास नेगेटिव बन जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू माइनस ई ए बन जाएगा। सिमिलरली आपने एक और बात की थी, जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं, अगर ये आपके पास कोई इर्रेगुलर शेप है और इसमें से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास लीव कर रही हैं, तो जैसे कि ये आप देख सकते हो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं। तो जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव करेंगे तो आपके पास एंगल कितना आएगा, क्योंकि आप सबको पता है भाई अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर बाहर की तरफ जा रही है तो एरिया भी आपके पास बाहर की तरफ है, तो थीटा आपके पास कितना है जी, 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 0, तो ये मेरे पास फाई जो है वो पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था कि फ्लक्स आपके पास पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इसके बारे में आपने देखा था। सिमिलरली आपने एक और बात ये भी कही थी कि अगर मेरे पास एक इर्रेगुलर किस्म की बॉडी है और इसमें अगर आपके पास 3 लाइनें एंटर कर रही हैं और 3 लाइनें ही आपके पास लीव कर रही हैं तो फ्लक्स आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो है वो सारी की सारी मैथमेटिकल फॉर्म जो जितनी भी है आपके पास वो आ जाएगा। अच्छा, अब सवाल आपसे वो क्या पूछता है, एंट्री टेस्ट वाला। तो सवाल आपसे वो ये पूछता है, इफ द फ्लक्स इज नेगेटिव, if the flux is negative, then charge store inside the body is option number A positive, option number B negative, option number C neutral, या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। अगर आपके पास फ्लक्स नेगेटिव हो तो मुझे बताओ आपके पास चार्ज जो स्टोर होगा बॉडी के अंदर वो कौन सा होगा, क्या आपके पास वो पॉजिटिव होगा, क्या आपके पास वो नेगेटिव होगा, क्या आपके पास वो न्यूट्रल होगा, या क्या आपके पास किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसके बारे में आपने बताना है, ठीक है।
पॉजिटिव, क्योंकि फ्लक्स इंटर कर रही है, ठीक है। हूर अहमद ने कह दिया आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अदन ने भी कह दिया पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बाकी बच्चे देखते हैं भाई और क्या क्या कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन, हाँ तो नहीं नहीं, बाकी बच्चे जो हैं वो एक और भी यहाँ पर नकम्मी बैठी हुई है ना, क्या नाम है उसका, डॉक्टर हफ्सा, पता नहीं किस चीज़ की डॉक्टर है वो। तो इसका भी ज़रा मैं आंसर देख लूँ, क्योंकि ये बाद में कहती है सर मैंने ये आंसर दिया था। तो मैं ज़रा इसके आंसर का वेट कर रहा हूँ। तो बाकी बच्चे जो हैं वो आपने अच्छा आंसर दिया, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोगों को जो है वो बर्तन धोने चाहिए घर में बैठकर, पढ़ाई शढ़ाई का तुम लोगों का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो अगर ये मेरे पास कोई बॉडी है, अब फ्लक्स नेगेटिव का क्या मतलब है? नेगेटिव का मतलब क्या है? आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं। तो जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं इंटर करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सेंटर में कोई आपके पास नेगेटिव चार्ज पड़ा है, तभी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं। अगर आपके पास इस सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास लीव करेंगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? व्हेन द फ्लक्स इज नेगेटिव देन द चार्ज स्टोर इनसाइड द बॉडी इज व्हाट। अब फ्लक्स आपके पास जब इंटर कर रहा है तो आपके पास फ्लक्स क्या है? नेगेटिव। तो चार्ज आपके पास कौन सा है? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। गॉट इट? तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि अक्सर औकात एनएमडीकेट के टेस्ट वाला पूछता है, और ये आपके पास आपको आना चाहिए। अगली चीज़ एक और बात वो आपसे पूछता है, इफ़ द डायपोल इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी देन द फ्लक्स विल बी व्हाट। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। वो सवाल क्या पूछेगा? इफ डायपोल, या छोड़ो उसको, इफ हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट inside the body, inside the body, then flux will be option number A positive, option number B negative, option number C neutral या zero, and option number D neutral, ठीक है। अब सवाल पूछा जी, इफ द हाइड्रोजन एटम इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी, तो आपके पास फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा या न्यूट्रल होगा? तो आपके ख्याल में क्या आएगा? तो हूर अहमद ने कह दिया पॉजिटिव आ जाएगा। बाकी बच्चे भी जरा मुझे आंसर दे दो। अदन ने कह दिया नेगेटिव होगा, जलवा शाही ने कह दिया जीरो होगा। तो तुम सब लोग जो है वो बैठ के रेडी लगाओ, ठीक है। ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन। मेरी ने कह दिया न्यूट्रल होगा। ज़रा ध्यान से देखते हैं, अगर आपके पास ये एक बॉडी है, अब जहाँ पर आपके पास सेंटर में हाइड्रोजन एटम पड़ा है, ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम पड़ा है। अब आपको पता भी हाइड्रोजन एटम बेसिकली आपके पास क्या होता है जी? न्यूट्रल होता है। यानी अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो यानी आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आपके पास नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज की अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाएगी तो नेगेटिव चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ट डायरेक्शन में जाएगी, तो टोटल फ्लक्स आपके पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था। तो ये आपके पास फ्लक्स का पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो आपके पास ये आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे। हाँ जी बिल्कुल आपने कहा था। बाकी जो यहाँ पर नमूने बैठे हुए हैं, अब इनका क्या किया जाए? अगली बात करते हैं भाई। अगली बात मेरे पास आ गया जी गाज़िस लॉ, और गाज़िस लॉ भी आपने बहुत दफ़ा पढ़ा है, हम इसको जस्ट इंट्रोडक्शन लेंगे। तो चलते हैं जी, एक और आ गई है। वालेकुम अस्सलाम, पहुँच आई हो तुम क्यों पहुँची हो? नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या आ गया? गाज़िस लॉ। गाज़िस लॉ, तो गाज़िस लॉ आपके पास क्या है? हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम द क्यू चार्ज इन क्लोज इनसाइड द बॉडी। ये आपके पास डेफिनेशन है, और आपके पास जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? फाई इज इक्वल टू
क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी गाउसेस लॉ की। आपने इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। अगर आप इसकी डायग्राम को ड्रॉ करो तो वो ये कहता है भाई अगर आपके पास कोई भी इरेगुलर शेप बॉडी है तो ये जो फ्लक्स है यानी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि इस बॉडी में से बाहर जा रही हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके पास इस बॉडी के सेंटर में कौन सा चार्ज पड़ा है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है तो आपके पास सेंटर में जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं तो आपके पास जो सेंटर में चार्ज है वो कौन सा है जी, नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारे पास बेसिकली गाउसेस लॉ की जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या सिग्निफिकेंट है वो आपके पास ये आ जाएगा। अब गाउसेस लॉ की भी कुछ हम एनएमडी केट के एमसीक्यूज को देखते हैं। तो गाउसेस लॉ में से आपके पास कौन कौन से एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। अच्छा जी, पहला एमसीक्यूज तो आपके पास ये बन के आ सकता है, अगर आपके पास एक बॉक्स हो, ये मेरे पास एक खूबसूरत सा बॉक्स आ गया, ठीक है, ये आपके पास बॉक्स आ गया और इस बॉक्स के आपके पास 6 फेसेस हैं, मतलब 6 आपके पास फेस आ गए। कैसे 6 फेस आ गए ज़रा देखते हैं। तो एक फ्रंट वाला आ गया, एक बैक वाला, एक टॉप वाला, एक बॉटम वाला, एक लेफ्ट साइड वाला 5 और ये दूसरा आपके पास राइट साइड वाला। तो 6 आपके पास फेसेस आ गए। अब सवाल उसने ये पूछा कि मैं क्या करता हूँ, किसी पॉजिटिव चार्ज को उठाकर सेंटर में रखता हूँ। जब मैं पॉजिटिव चार्ज उठा के रखूँगा तो ऑब्वियसली आपके पास होगा कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ से बाहर की तरफ निकलेंगी। अब 6 फेसेस हैं आपके पास, तो सवाल वो आपसे ये पूछेगा आपके पास टोटल फ्लक्स क्या होगा। टोटल फ्लक्स विल बी, टोटल फ्लक्स विल बी, मैं कैसे नहीं, मेरा बच्चा ठीक है, नेट मेरा इंटरनेट बिल्कुल ठीक है, मेरे रिफ्रेश करने या ना करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो टोटल फ्लक्स आपके पास क्या होगा 5। ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या होगा 6 5। ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय 6 एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या होगा 9। तो अगर आपके पास 6 फेसेस हैं तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 5 6 5 डिवाइडेड बाय 6 या नॉन ऑफ द अबव। तो जलवा शाही ने कह दिया भाई मेरे पास ऑप्शन नंबर बी आता है 6 5। तो जैद जो है वो सलाम सलाम कर रहे हैं, उसको पढ़ाई पर कोई फोकस नहीं है। तो बाकी बच्चे बताओ आपके जहन में क्या आता है। हाँ जी, तो हाँ भाई बाकी बच्चे, हाँ मिली ने भी कह दिया ऑप्शन नंबर बी आता है जी, मैरी ने भी कह दिया, अदन ने भी कह दिया। तुम सब लोग मिल के ना बर्तन धो घर में बैठ के, तुम लोगों का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तुम लोग छोड़ो यहाँ पर और पढ़ाई शढ़ाई छोड़ो और बर्तन धो जाकर। और गरीब लोगों, आपने कहा भाई आपके पास कोई भी शेप की बॉडी हो तो आपने देखना है भाई आपके पास जो टोटल फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नो डाउट जिस तरह मर्जी की शेप की बॉडी है, 6 फेजेज हैं, 10 फेजेज हैं, 50 फेजेज हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका फाई ही होगा। हाँ, अगर वो आपसे ये पूछे पूरे फ्लक्स का आपके पास 6 फेसेस का अगर आपके पास फाई है तो मुझे बताओ एक फेज का क्या होगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर वन फेज, एक फेज का आपके पास क्या होगा, अगर टोटल का आपके पास अगर फाई है तो एक फेज का क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है, जो सवाल पूछा गया तो टोटल फ्लक्स वो आपके पास 5 आ जाएगा। अगर एक फेज की बात की जाए तो आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। एग्जैक्टली तब आपके पास डिवाइड होगा, उससे पहले आपके पास ये डिवाइड नहीं होगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब आगे चलते हैं जी। गाउसेस लॉ की आपके पास 3 तरह की एप्लीकेशन थी। तो पहला मेरे पास क्या था, होलो चार्ज स्फीयर, होलो चार्ज स्फीयर। तो उसमें उसने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है
ये अगर कोई भी बॉडी है और इसकी सरफेस के ऊपर चार्जेस पड़े हैं, ये आपके पास इसकी बॉडी के सरफेस के ऊपर चार्जेस पड़े हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सेंटर में क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, उसकी सरफेस के ऊपर अगर चार्जेस पड़े हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सेंटर में ज़ीरो आ जाएगी। दूसरी आपके पास एप्लीकेशन थी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस की, इनफाइनाइट शीट। अब इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस की आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या थी, और वो थी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस की इक्वेशन थी, और आपने इसको प्रूव किया था। हमारे पास 2 शीट हैं और इसके दरमियान में हमने किसी सिलेंडर को उठा के रखा या जो भी थी, तो एक शीट थी मेरे पास, एक सिलेंडर को उठा के रखा, तो मेरे पास ये इक्वेशन आई थी। इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे। और तीसरी चीज़ मेरे पास क्या थी, बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, ऑपोजिटली चार्ज प्लेट। अब ऑपोजिटली चार्ज प्लेट की आपके पास इक्वेशन क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप लोगों ने इसको डिटेल में देखा था, ठीक है। अब इसका एक एनएमडी केट का एमसीक्यूज बन के आ सकता है, और वो सवाल आपके पास क्या बन सकता है जी, if 2 point हाँ जी 2 points A and B placed near to the infinite sheet where A is greater than B, then electric field will be, ऑप्शन नंबर ए पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी। एंड ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द अबव। अब सवाल पूछ रहा है जी, इफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी placed near to the infinite sheet where A is greater than B, then electric field will be EA is greater than EB, EA is less than EB, EA is equal to EB, and none of the above. तो आपके जहन में क्या इसका आंसर आता है? जो भी आपके जहन में आता है आप अपने जहन के मुताबिक इसका जवाब जो है वो दे सकते हो। क्या ख्याल है आपके जहन में कौन सा आंसर आता है इसका? वैसे तुम लोगों ने मुझे गलत ही जवाब देना है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं तुम लोगों के सामने जो है वो इसका सॉल्व भी कर देता हूँ। सी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट डिपेंड ऑन द साइज एंड रेडियस। वाह, तुम्हारा तुक्का ठीक लग गया वैसे। और गरीब लड़की, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने ये पढ़ा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये तुमने पढ़ा नहीं था कि जाहिर सी बात है अगर आपके पास जो है वो आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो तुमने ये नहीं पढ़ा था? अब बताओ। तो ज़रा ध्यान से देखो कि आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है। ये मेरे पास इनफाइनाइट शीट आ गई जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं। ये आपके पास पॉजिटिव चार्जेस आ गए। हाँ, तो आपने ये देखा, आपने ये कहा भाई मेरे पास 2 तरह के पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट मेरे पास ये आ गया। अब उसने कहा भी ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी ये मेरे पास पॉइंट ए आ गया, दूसरा पॉइंट बी आ गया। और ऑब्वियसली आपको ये नज़र आ रहा है कि बी तक का जो अगर आपके पास डिस्टेंस है वो अगर आपके पास 1 मीटर है तो ए तक डिस्टेंस आपके पास कितना होगा, 2 मीटर होगा। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कहाँ पर ज़्यादा होगी? तो ऑब्वियसली आपने ये कह दिया कि बी ई ए इज़ लेस दैन ई बी, जो कि इसका राइट ऑप्शन है और ये गलत है।
तुम लोगों को जाके रेडी लगानी चाहिए और पढ़ाई शढ़ाई करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने इनफाइनाइट शीट की जो इक्वेशन निकाली थी वो क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई ए आपके पास ई बी के इक्वल होगा, जो कि हूर अहमद ने बिल्कुल ठीक कहा था, लेकिन मैंने इसको जाके कंफ्यूज कर दिया था। मैं ये देखना चाहता था भाई कि ये अपनी बात के ऊपर कायम भी है कि नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको कंफ्यूज किया तो इसने एकदम से जो है वो कल्टी फेर दी। हालांकि इसका जवाब बिल्कुल ठीक था, ई ए इज ग्रेटर इज इक्वल टू ई बी, लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा कंफ्यूज किया तो ये जाकर ना इसने अपना स्टैंड ही चेंज कर लिया। तो कभी कभी अपनी जगह पर स्टैंड ले लेना चाहिए। हाँ जी, मैं सिर्फ इसको देखना चाह रहा था कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे है, तो इसने एकदम से जो है वो हेरा फेरी शुरू कर दी। तो चलते हैं बच्चे, ये हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था, तो इसको हम लोगों ने देख लिया था। अब सवाल ये है, एक और सवाल है आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का। ये थोड़ा सा टॉपिक से हट के है, जो कि आपकी बुक में तो मौजूद नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास ये सवाल जो है वो एंट्री टेस्ट के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल क्या है ये आपके पास? अच्छा, ये थोड़ा सा टॉपिक समझ लो। सवाल क्या है जी? सवाल है आपके पास मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो कि आपने शायद केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है, शायद, मुझे याद नहीं है आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता। तो आपके पास एक सरफेस ये आ गई और दूसरी सरफेस आपके पास ये आ जाएगी। पहली सरफेस के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं। अच्छा, तुमने पढ़ा है तो फिर तो तुम्हें पता होना चाहिए। और दूसरी सरफेस के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्जेस है, और तुम लोगों ने सिर्फ पढ़ा ही है, समझा नहीं है। और मैंने क्या किया भाई, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं। हाँ, तुम लोगों के पास कुछ और ऑप्शन नहीं, तो मुझे पता था कि अगर हम लोगों ने कह दिया कि सर हमने पढ़ा है, तो आप तो 3 MCQs पूछोगे और अच्छी तरह से जलील करोगे। तो बेहतर इसी में है कि इस चीज़ से इनकार ही कर दो कि हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा भाई, अब सवाल आपके पास क्या आ गया? हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज उठा के रखा, कोई भी चार्ज क्यों उठा के रखा इसके सेंटर में, या कोई भी नेगेटिव चार्ज जो भी आपके पास है, नेगेटिव चार्ज रख लेते हैं। मैंने क्या किया, कोई नेगेटिव चार्ज उठा के इसके सेंटर में रख लिया। अब इसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। पहली फोर्स तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि नीचे की तरफ एक्ट करेगी, उसको मैंने MFG का नाम दे दिया। और दूसरी तरफ एक और तरह की फोर्स लगेगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो दूसरी तरह की फोर्स जो आपके पास लगेगी वो आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। तो ये FE आ जाएगा। अब बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, FE इज इक्वल टू FG आ जाएगा। अब FE मेरे पास किसकी इक्वल है, Q टाइम E, और FG मेरे पास किसकी इक्वल है, M टाइम G आ जाएगा। ठीक है, और आपने शायद ये एक इक्वेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय D। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, QV डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू MG। और यहाँ से आपने जो बेसिकली निकालना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, तो यहाँ पर आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी, Q इज इक्वल टू MGD डिवाइडेड बाय V। अच्छा बच्चे, अब ज़रा हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। यानी अगर मेरे पास कोई ऑयल ड्रॉप था, इसका मैस अगर मेरे पास वो 0.1 ग्राम था, कोई भी ड्रॉप का मैस था, G की वैल्यू 9.8 है, इन दोनों के दरमियान में कोई डिस्टेंस D है, वो भी मेरे पास फाइंड आउट कर सकता हूँ। G की वैल्यू भी मेरे पास निकली हुई है, मैस ऑफ ड्रॉप भी मेरे पास आ गया, और मैंने जितनी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, अगर फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट बैटरी है तो वोल्टेज भी मेरे पास आ जाएगी। तो यहाँ से मैं Q की वैल्यू को आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी
क्यू की वैल्यू को निकालने का तरीका आ जाएगा। अगली चीज़ मेरे पास है जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये फार्मूला आपके पास है जो कि आपसे वो अक्सर औकात पूछ सकता है जी, इफ़ द मास ऑफ द ड्रॉपलेट इज 0.1 ग्राम while the distance between two plate is 1 meter or and the voltage is 5 meter, then the charge of the electron is what, ये charge of the drop is what, कि कितना चार्ज आपके पास मौजूद होगा, आपने इसको निकाल दिया हो। तो ज़रा सवाल देखते हैं जी। अगर आपके पास मास जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 0.1 ग्राम है, डिस्टेंस आपके पास जो है वो भी आपके पास 0.1 मीटर है, और वोल्टेज आपके पास है जी वो है आपके पास 10 वोल्ट है, आपने क्यू की वैल्यू को निकालना है। तो क्यू की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आपके पास अभी फार्मूला था, वो फार्मूला आपके पास क्या था, क्यू इज इक्वल टू एम जी डी डिवाइडेड बाई वी। वैल्यू उठा के पुट करो, एम की जगह पर क्या आ जाएगा 0.1, जी की जगह पर क्या आ जाएगा 9.8, डी की जगह पर क्या आ जाएगा 0.1 और जी आ जाएगा नीचे 10। तो 10 और 9.8 आपस में तकरीबन कैंसिल हो जाएंगे, तो 0.01 कूलम मेरे पास चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो 0.01 कूलम आपके पास इसका चार्ज आ जाएगा, जो कि आपके पास सिंपल सा ये आ जाएगा। और ये मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का फार्मूला है जो कि आपने डिटेल से पढ़ा था। आगे चलते हैं भाई, आखिरी चीज़ है, इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं, और वो है मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास क्या होगा कि सपोज करो भाई अगर मेरे पास एक प्लेट है, इसके ऊपर अगर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, दूसरी प्लेट के ऊपर अगर आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं, और मैं क्या करता हूँ किसी भी इलेक्ट्रॉन को इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में रखता हूँ, तो जाहिर सी बात है आपके पास ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी, एंड ऑब्वियसली आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि 1/2 mv² हो जाएगा, और जो एनर्जी गेन करेगा वो मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन और ये इसकी वोल्टेज आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। अच्छा भाई, अब सवाल आपसे एंट्री टेस्ट वाला पूछता है, वो ये पूछता है इफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली ये मैं मास की बात कर रहा हूं, मैस की मैं बात कर रहा हूं, देन काइनेटिक एनर्जी इज ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 1840 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1840, एंड ऑप्शन नंबर डी 920 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन चारों में से आपके पास कौन सा राइट ऑप्शन आ रहा है, इसको ज़रा देख के बताओ। तो आपके पास एक प्रोटॉन है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली कि भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और दूसरा मेरे पास एक प्रोटॉन पड़ा है, दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं किसी भी पोटेंशियल के अंदर। तो मुझे बताओ आपके पास काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1840 टाइम इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1840 या 920 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके ख्याल में इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। तो जैसे कि आपने ये कहा, तुम लोग फिर तुक्का लगाओगे मुझे पता है, और वैसे ही मैं तुम लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग आंसर दोगे, तो इसका बेहतर ऑप्शन ये है कि मैं खुद ही आंसर दे दूँ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ गया कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपस में बराबर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि आपके पास काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज आपके पास दोनों की फॉर्म में सेम है,
और चार्ज भी आपके पास सेम है। तो जब ये दोनों चीज़ें सेम है तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास सेम आ जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो बच्चे आज के लिए हम यहाँ तक इत्तेफाक करते हैं। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच बच्चे।